ऑल ऑफ यू वाइन लाइव लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट नंबर फर्स्ट से। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्राचीन भारत में जो सबसे पहला अटैक किया गया वो ईरान के हकमनी वंश के शासकों ने किया। ठीक है स्टूडेंट्स, बोर्ड पर देखिए सभी, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण की बात कर रहे हैं। और प्राचीन भारत में यदि विदेशी आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले किसने किया है? ईरान के शासकों ने। और वो कौन से वंश के थे? हकमनी वंश के। किस वंश के थे वो? हकमनी वंश के। चलिए अब उस राजा की बात करते हैं जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान पर अटैक किया था। तो उस राजा का नाम है साइरस प्रथम। साइरस प्रथम। इनका जो टाइम ऑफ पीरियड था स्टूडेंट 558 बीसी से 553 बीसी तक था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान पर अटैक किया था, लेकिन हमें आज तक ये पता नहीं चलता कि इन्होंने जो अटैक किया है उनमें इन्हें सफलता मिली या नहीं मिली। इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि साइरस जीत गया था, लेकिन कुछ बताते हैं कि इसका कोई प्रमाण ही नहीं मिलता, ये जीता नहीं था, बल्कि उस टाइम जो यहाँ पर भारतीय नरेश थे उन्होंने इनको हरा दिया था। तो यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिल रहा जो ये सिद्ध करे कि साइरस ने हिंदुस्तान को जीता था। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत पर, प्राचीन भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया है? हकमनी वंश के शासकों ने, जो ईरान से संबंधित थे। और वो शासक कौन था? वो शासक था साइरस। Is that clear, students? Now come to the next point. बात करते हैं स्टूडेंट्स, साइरस का जो टाइम ऑफ पीरियड था वो 553 बीसी तक था। इसके बाद हकमनी वंश का जो दूसरा राजा बना उनका नाम था कैम्बिसेस। उनका क्या नाम था स्टूडेंट? कैम्बिसेस। साइरस के बाद जो राजा बने हैं वो कौन बने? कैम्बिसेस। यदि इनका टाइम ऑफ पीरियड देखा जाए तो इनका टाइम ऑफ पीरियड था 553 बीसी से 532 बीसी तक। स्टूडेंट्स, कैम्बिसेस का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने भारत पर क्या किया? अटैक किया। भारत पर सफल आक्रमण का कोई प्रमाण कैम्बिसेस का भी नहीं मिलता। तो मैंने दो शासकों का आपके सामने जिक्र किया। नंबर 1 साइरस को किया जिक्र। तो साइरस ने अटैक तो किया, लेकिन सफल हुआ या नहीं हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। और दूसरा कैम्बिसेस की मैं बात कर रहा हूँ। कैम्बिसेस का टाइम ऑफ पीरियड क्या था? 553 बीसी से 532 बीसी। इनका भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता कि ये भारत में सफल हुए। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। 532 बीसी से 486 बीसी तक का जो टाइम था वो था दारा प्रथम, या आप कह सकते हैं गर्जवहू प्रथम, या आप कह सकते हैं डेरियस। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां से पुख्ता प्रमाण मिलते हैं कि हिंदुस्तान पर सफल आक्रमण सबसे पहले किस राजा ने किया था? डेरियस
प्रथम ने, जिनको हम जानते हैं द्रव्यव्यूह प्रथम के नाम से या जानते हैं तारा प्रथम के नाम से। और ये किस कंट्री के थे? ये थे ईरान के, और इनके वंश का नाम क्या था? हकमनी वंश। तो इज दैट क्लियर? भारत पर पहला सफल आक्रमण किन शासकों ने किया? हकमनी वंश के राजाओं ने किया। उन राजा में वो राजा कौन सा है जिसने सफल अटैक किया? तो वो राजा है डेरियस प्रथम। और इन्होंने भारत पर सफल आक्रमण कब किया? तो वो टाइम ऑफ पीरियड में आपको बताता हूं। वो टाइम ऑफ पीरियड है 522 बीसी में। क्लियर पॉइंट? अब स्टूडेंट इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है कि बताइए डेरियस ने भारत पर सफल आक्रमण किया? तो वो 3 अभिलेखों से मिलती है। कितने अभिलेख है वो? 3। देखते हैं स्टूडेंट्स वो 3 अभिलेख कौन कौन से हैं। नंबर 1 बेहिस तुम, नंबर 2 पर्सिपोलिस, एंड नंबर 3 नक्शे रुस्तम। ठीक है, ये तीनों क्या है स्टूडेंट्स? ये तीनों है अभिलेख। ये तीनों क्या है स्टूडेंट्स? ये तीनों है अभिलेख। इन तीनों अभिलेखों में ये वर्णन मिलता है, ये जिक्र मिलता है कि डेरियस ने भारत पर सफल आक्रमण किया और डेरियस यहाँ पर जीता भी। मैं डेरियस प्रथम की बात कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यदि कोई पूछ ले कि भारत पर डेरियस प्रथम ने सफल आक्रमण किया, इसके प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो 3 अभिलेखों से मिलते हैं। कितने अभिलेखों से मिलते हैं? 3। नंबर 1 बेहिस्तून, नंबर 2 पर्सिपोलिस, एंड नंबर 3 नक्शे रुस्तम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स खरोष्ठी लिपि की। खरोष्ठी लिपि, क्योंकि ईरान शब्द बार बार आ रहा है तो मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं। हमारे देश में खरोष्ठी लिपि कहां से आई थी? तो खरोष्ठी लिपि आई थी ईरान से। कहां से आई थी? ईरान से। और आप सभी को मैं बता दूं कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो भाव चित्रात्मक थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ऐसे ही खरोष्ठी लिपि भी कहां से कहां लिखी जाती थी स्टूडेंट्स? दाएं से बाएं तरफ। ठीक है, कहां से कहां लिखी जाती थी स्टूडेंट्स? दाएं से बाएं तरफ। तो खरोष्ठी लिपि हमारी कंट्री में, आई मीन इंडिया में कहां से आई है स्टूडेंट्स? वो आई है ईरान से। कहां से आई है? ईरान से। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं भारत पर सिकंदर का आक्रमण। तो स्टूडेंट्स सिकंदर के आक्रमण से पहले मैं कुछ चीजें आपको बोर्ड पर बता रहा हूं, एक बार वो ध्यान से देख लीजिए। अलेक्जेंडर थर्ड, और इसी को हम सब किसके नाम से जानते हैं? सिकंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, बोर्ड पर देखिए सभी। फिलिप सेकंड, ओलंपियस फिलिप ओपेरा
नियो पटोलेमस अम्बेरस ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है। उसके बाद सेल्यूकस, निकेटर, उसके बाद मरियाकस, उसके बाद फिलेटस, उसके बाद बुकेफेलस, उसके बाद बेरियस थर्ड, उसके बाद रानी कृपा, उसके बाद आम्बिक, उसके बाद कोरस, उसके बाद घनानंद और फाइनली चाणक्य। क्लियर पॉइंट स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक छोटी सी डिटेल दी है। देखिए, जिस सिकंदर का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका असली नाम क्या था? अलेक्जेंडर थर्ड। क्लियर पॉइंट। तो ये चित्र मैंने ड्रॉ किया है और इसी चित्र के इर्द गिर्द ये कैरेक्टर घूमता है। क्लियर पॉइंट। हमारा टॉपिक अब क्या है कि भारत पर विदेशी आक्रमण तो किया था हकमनी वंशीय राजाओं ने, और सफल किसने किया? दरियाबू यानी डेरियस प्रथम ने। नेक्स्ट मैंने चेंज किया, फिर सेकंड जो आक्रमणकारी आया वो था सिकंदर। वो कौन था? सिकंदर। तो सिकंदर की जानकारी अब मैं आपको देना चाह रहा हूं। तो सिकंदर का असली नाम क्या था? अलेक्जेंडर फर्स्ट। यदि बात करें फिलिप सेकंड कौन था, तो फिलिप सेकंड जो था वो अलेक्जेंडर थर्ड के पिता थे। क्लियर है। ओलंपियस कौन थी? ओलंपियस माता थी अलेक्जेंडर थर्ड की। क्लेयोपेट्रा कौन थी? क्लेयोपेट्रा सौतेली मां थी अलेक्जेंडर थर्ड की। नियोपटोलेमस ये नाना थे किसके? अलेक्जेंडर थर्ड के। अम्बेरस ये मामा थे किसके? अलेक्जेंडर थर्ड के। प्लेटो, प्लेटो गुरु के गुरु थे। आज में सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो गुरु थे किसके? फिलिप सेकंड के भी। तो पिता के गुरु कौन थे? प्लेटो। और सिकंदर के गुरु खुद कौन थे? अरस्तु। यदि सेल्यूकस निकेटर की बात की जाए तो ये स्थल सेनापति थे। मिलियाकस की बात की जाए तो ये जल सेनापति थे। फिलेटस की बात की जाए तो ये अश्व सेनापति थे। बुकेफेलस की बात की जाए तो ये हॉर्स था, घोड़ा था सिकंदर का। बेरियस थर्ड की बात की जाए तो ये ईरान का शासक था। रानी कृपा की बात की जाए तो ये मस्तंग के किले की राजकुमारी थी। आम्बिक की बात की जाए तो ये तक्षशिला का राजा था। पोरस की बात की जाए तो ये पंजाब का शासक था। घनानंद की बात की जाए तो ये मगध का राजा था। और यदि हम चाणक्य की बात करें तो ये तक्षशिला के टीचर थे। ये सभी कैरेक्टर सिकंदर यानी अलेक्जेंडर थर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। बोर्ड पर देखेंगे सभी स्टूडेंट। स्टोरी शुरू होती है फिलिप सेकंड
were Olympians। ठीक है। फिलिप सेकंड यूनान के शहर मकदूनिया के शासक। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? फिलिप सेकंड कहां के शासक थे? यूनान के शहर मकदूनिया के शासक थे। इनको प्रेम होता है, इनको प्रेम हो जाता है किससे? ओलंपियस से। किससे प्रेम हो जाता है? ओलंपियस से। तो ओलंपियस फिलिप सेकंड से कहती है कि मुझे एक ऐसे शासक से शादी करनी है जिसका पूरे विश्व में नाम हो, यानी जो पूरे विश्व पर अपनी कमांड बना सके। और फिलिप सेकंड जो मकदूनिया का राजा है, वो ओलंपियस को यकीन दिलाता है कि मैं आपके इस वायदे को पूरा करके दिखाऊंगा। मैं विश्व को विजय करके दिखाऊंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मकदूनिया यानी यूनान पूरे वर्ल्ड पर विजय करेगा। ऐसे वायदे करने के बाद ओलंपियस और फिलिप सेकंड की क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? शादी हो जाती है। ठीक है। ये जो टाइम ऑफ पीरियड है जो मैं आपको बता रहा हूं 357 बीसी के आसपास का। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? रिजल्ट क्या निकलता है? शादी हो जाती है और शादी के 6 महीने बाद फिलिप सेकंड विश्व विजय तो क्या करता, ये दूसरी शादी कर लेता है। और दूसरी शादी किससे करता है स्टूडेंट्स? क्ले ऑफ टेरा। किससे शादी कर लेता है? क्ले ऑफ टेरा से। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए वायदे क्या करे थे? मैं विश्व विजय करूंगा, मैं पूरी वर्ल्ड पर यूनान की पताका फहराऊंगा। कई बार करती है ना वादे, लड़का लड़की से वादे करता है कि भाई मैं शादी के बाद ये करूंगा, मैं शादी के बाद वो करूंगा, और शादी के बाद पता चलता है कि वो कुछ नहीं करता। तो सेम करता है फिलिप सेकंड। क्लियर है पॉइंट? फिलिप सेकंड में कुछ नहीं करता बल्कि दूसरी शादी कर लेता है। तो दूसरी शादी करने के बाद वो ओलंपियस के पास बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक 1 साल बाद ओलंपियस के एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो रखती है अलेक्जेंडर थर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अलेक्जेंडर थर्ड को हम किसके नाम से जानते हैं? सिकंदर। तक्षशिला की तरफ किसकी तरफ बढ़ते हैं? तक्षशिला की तरफ कदम बढ़ते हैं। ठीक है। और जैसे ही तक्षशिला पर पहुंचता है तो तक्षशिला में मैंने आपको बताया था, तक्षशिला में विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था स्टूडेंट्स? तक्षशिला था। और जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ है ये? वर्तमान पाकिस्तान में है। और यहाँ पर टीचर थे, टीचर कौन थे यहाँ पर? चाणक्य। ठीक है। और तक्षशिला का राजा था आम्बिक। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो जैसे ही आम्बिक को पता चलता है ना कि सिकंदर आंधी की तरह बढ़ता हुआ आ रहा है और बहुत बड़ी फौज को लेकर आ रहा है, सिकंदर पहले ही बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर देता है। सिकंदर क्या करता है? आइमन क्या करता है? आम्बिक क्या करता है? सॉरी, आम्बिक क्या करता है? सिकंदर के सामने, किसके सामने? सिकंदर
के सामने क्या कर देता है? आम्बिक आत्म समर्पण। क्लियर है पॉइंट? आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो सिकंदर के सामने किसने आत्मसमर्पण किया? आम्बिक ने। आम्बिक कहाँ के राजा थे? तक्षशिला के। कहाँ के राजा थे? तक्षशिला के। और तक्षशिला के टीचर कौन थे? चाणक्य। क्लियर है पॉइंट? और चाणक्य जो तक्षशिला के टीचर थे, इनके अन्य नाम भी हैं, जैसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य, वात्स्यायन, कात्यायन। ठीक है, ये सब किसके नाम है? ये चाणक्य जी के नाम है। तो जब चाणक्य को पता चलता है कि आम्बिक ने आत्मसमर्पण कर दिया है किसके सामने? सिकंदर के सामने, वो तुरंत जाता है मगध के राजा घनानंद के पास। किसके पास जाता है? घनानंद के पास। मगध का राजा। मगध के राजा कौन थे? घनानंद। ठीक है, और जैसे घनानंद को यह सूचना देता है कि भाई सिकंदर बॉर्डर पर आ गया है, आप सचेत हो जाओ, तो घनानंद उसकी क्या कर देता है? बेइज्जती कर देता है और उसको बाहर निकलवा देता है। तो उसी समय चाणक्य यह प्रण लेता है कि वो अपनी केशों को उस टाइम बांधेगा जब वो उसका समूल विनाश कर देगा। अपने केश को खोलकर उन खुले केशों को लेकर वो वापस तक्षशिला की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। क्लियर पॉइंट? तो याद रखिए, घनानंद को ये मैसेज किसने दिया कि सिकंदर बॉर्डर पर आ गया है? वो मैसेज देने वाले चाणक्य थे। और चाणक्य ने हरे दरबार में ये कसम खाई थी कि मैं अपने खुले केशों को तब खोलूंगा जब घनानंद का पूर्ण रूप से क्या कर दूंगा? विनाश कर दूंगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो बात करते हैं घनानंद कौन था? ये नंद वंश का अंतिम शासक था। यदि इनके पिता की बात करें तो महापद नंद इनके पिता थे। क्लियर पॉइंट? इनकी स्टोरी मैं आगे बताऊंगा जब आपको मौर्य वंश पढ़ाऊंगा। क्लियर पॉइंट? तो आगे देखते हैं, घनानंद ने मना कर दिया, चाणक्य की इंसल्ट हुई और चाणक्य अपने खुले केशों को लेकर वापस तक्षशिला आ गए। अगला पॉइंट, तक्षशिला के बाद सिकंदर झेलम नदी की तरफ बढ़ता है। किसकी तरफ बढ़ता है स्टूडेंट? झेलम नदी की तरफ बढ़ता है। तो एक चित्र में ड्रॉ कर रहा हूं हल्का सा, आप सभी देख लेंगे। सिंधु नदी, ठीक है, और सिंधु से नीचे कौन सी है स्टूडेंट? झेलम। और झेलम के नीचे कौन सी है स्टूडेंट्स? चिनाब। और चिनाब के नीचे कौन सी पड़ती है स्टूडेंट? रावी। उसके बाद कौन सी पड़ती है स्टूडेंट? व्यास। और अंत में कौन सी पड़ती है स्टूडेंट? सतलुज। अंत में कौन सी पड़ती है? सतलुज। इधर देखिए स्टूडेंट, बोर्ड पर सभी, सिंधु नदी को पार करके तो वो तक्षशिला तक पहुंचा। क्लियर पॉइंट? और तक्षशिला में आत्मसमर्पण कर दिया किसने? राजा आम्बिक ने। उसके बाद उसके कदम बढ़ते हैं झेलम की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? झेलम की तरफ। और जैसे ही झेलम पर आता है तो अपनी सेना को विश्राम करने का आदेश देता है और एक पत्र लिखने के लिए कहता है राजा पोरस को। और पोरस कहाँ के राजा थे? मैंने आपको बताया था पंजाब के। कहाँ के राजा थे? पंजाब के। और ये रिश्तेदार भी थे। रिश्तेदार, भाई रिश्तेदार किसके थे? आम्बिक के। लेकिन आम्बिक इनसे नफरत करता था। आम्बिक इनसे क्या करता था? नफरत करता था। और आम्बिक सिकंदर को कहता है कि जी वो इतने अड़ियल शासक हैं कि वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, वो सीधी सीधी फाइट करेंगे। क्या करेंगे? फाइट करेंगे। तो रिजल्ट क्या होता है
जब सिकंदर इतनी प्रशंसा सुनता है तो सिकंदर कहता है वो पत्र लेकर मैं स्वयं जाऊंगा। तो जब सिकंदर पत्र लेकर पहुंचता है पंजाब यानी पुरु, पुरु को बोलते हैं पोरस यूनानी ग्रंथों में, असली नाम पुरु था। पुरु के दरबार में जाता है और पत्र पढ़ के सुनाता है कि यूनान के शासक अलेक्जेंडर थर्ड और सिकंदर ये पैगाम देते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, नहीं तो आपके राज्य को तहस नहस कर दिया जाएगा और सिकंदर की सेना रोंती हुई आगे बढ़ जाएगी मगध की तरफ। तो जब यह भाषा सुनता है राजा पुरु तो वो कहता है उस राजदूत को, जो खुद होता है कौन, सिकंदर, कि आप अपने यूनान के राजा से ये कह दीजिए कि हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। और रही बात इस राजदूत की, तो वो राजदूत कोई और नहीं, यूनान के शासक खुद हैं। तो जैसे ही यह वर्डिंग बोलता है पोरस, सारी तलवारें सिकंदर के गले पर लग जाती हैं और वो बता देता है कि मैं ही यूनान का शासक हूं। लेकिन उस समय राजा पुरु क्या कहते हैं सिकंदर को कि आप राजदूत के वेश में हैं। किसके वेश में हैं? राजदूत के वेश में हैं, और राजदूत के वेश में हम किसी की हत्या नहीं करते। जाओ सिकंदर, मैं आपको छोड़ता हूं और अब आपकी और मेरा जो मुकाबला होगा वो रणभूमि में होगा। इज दैट क्लियर? तो आगे देखने क्या होगा। सिकंदर को बड़ी इंसल्ट फील होती है, बहुत बेइज्जती महसूस करता है और वहां से वापस आ जाता है। कहां की तरफ? झेलम नदी की तरफ। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट अगला पॉइंट, तो झेलम नदी इस पर होती है पोरस की सेना, ठीक है, और इस पर होती है सिकंदर प्लस आम्भिक की सेना, ठीक है स्टूडेंट। और झेलम का पुराना नाम यानी प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता, या यूनानी ग्रंथों में इस नदी को क्या कहते हैं? हाई डे स्पीज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हाई डे स्पीज। तो फाइनली क्या होता है, नदी अपने उफान पर होती है, तो मजबूरन सिकंदर को ऊपर से अटैक करना पड़ता है। कहां से अटैक करना पड़ता है? देखो कितने ऊपर से आता है, अटैक करता है। बड़ा जबरदस्त युद्ध होता है स्टूडेंट, ये इतना भयंकर युद्ध होता है कि इसका वो घोड़ा जो सेनाओं को चीरते हुए निकल जाता था, जिसका नाम था बुकेफेलस, वो इस युद्ध में मारा जाता है। तो बुकेफेलस कौन था? घोड़ा सिकंदर का, वो इस युद्ध में मारा जाता है। और इसको मारता कौन है? अमर सिंह। इसको मारता कौन है स्टूडेंट? अमर सिंह मारता है, जो इसका ब्रदर होता है। इसका राजा पुरु यानी पोरस का। तो फाइनली इस युद्ध का रिजल्ट कब क्या होता है? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो किया, या हाइडे स्पीच या वितस्ता का जो युद्ध हुआ, वो फाइनली 326 बीसी में हुआ, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए सिकंदर ने भारत पर कब अटैक किया था? 326 ईसा पूर्व यानी 326 बीसी में। और इस युद्ध को कौन हार जाता है? राजा पोरस हार जाता है, और जीत कौन जाता है? सिकंदर। तो जब सिकंदर पोरस को पकड़ता है और पोरस से पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो राजा पोरस कहता है वही सलूक करो जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। तो इसकी बहादुरी को देखकर सिकंदर इसके जीते हुए प्रदेश वापस कर देता है और अपनी सेना को आदेश देता है कि वो आगे की तरफ रुख करे। किसकी तरफ रुख करे? आगे की तरफ। नेक्स्ट, तो देखिए जाने से पहले कौन से नगर में? पंजाब में, जहां पर जीता था पंजाब में, पुरु से जीता था। 2 नगर बसाता है। नंबर 1 बुकेफेलस,
नंबर 2 निकैया, निकैया नगर। स्टूडेंट बुकेफेलस नगर किसकी याद में बसाया? घोड़े की, घोड़े की याद में। और निकैया जीत की खुशी में, निकैया किसकी? जीत की खुशी में। सेना आगे बढ़ती है तो चिनाब और रावी को पार करके कहां पहुंचती है सेना? व्यास नदी पर। कहां पहुंचती है? व्यास नदी पर। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही व्यास नदी पर पहुंचती है ना, व्यास नदी पर, तो सिकंदर की सेना आगे जाने से मना कर देती है। रीजन क्या है? सेना क्यों मना कर देती है? देखिए इसके कई कारण थे। सिकंदर तो विश्व विजय के लिए निकला था, उसके सर पर तो भूत सवार था, लेकिन सेना में यह कानाफूसी चल रही थी कि भाई आज जो सैनिक नजर आता है वो अगले दिन नजर ही नहीं आता, वो कहां चला जाता है? भगवान के पास चला जाता है। तो सैनिक को मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी, भाई हम इतनी दूर से आए हैं, हम मरने थोड़ी आए। सैनिक अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहते थे। इतना टाइम हो गया था और कंटिन्यूसली लगातार युद्ध करके सैनिक थके हुए थे। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से मना किया? तो वो नदी कौन सी है स्टूडेंट? व्यास नदी। कौन सी नदी है वो? व्यास नदी। सैनिक मना कर देते हैं, मजबूरन सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। तो सिकंदर को मजबूरन क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? वापस लौटना पड़ता है। अब देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट, अगला पॉइंट। तो व्यास नदी के पास ही ये यज्ञ कराता है। क्या कराता है? व्यास नदी के पास ये यज्ञ कराता है। हिंदू धर्म के अनुसार क्या कराता है? यज्ञ कराता है। कुछ वेदियों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वेदियों का। ठीक है, कुछ लेख लिखवाता है वेदियों पर। क्लियर पॉइंट? तो क्या करता है ये? वहां पर प्रार्थना करता है। क्या प्रे करता है वहां पर? कि हमारा सौभाग्य है कि हम विश्व विजय के लिए निकले और हम यहाँ तक आए। एक प्रण करता है कि वापस आएंगे और विश्व विजय फतेह कर कर जाएंगे। और यहां से फिर वापस मूवमेंट करता है कहां के लिए? यूनान के लिए। क्लियर पॉइंट? किसके लिए रुक करता है ये? यूनान के लिए रुक करता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स पॉइंट? तो देखिए क्वेश्चन आता है, सिकंदर भारत में कितने महीने रहा? कितने महीने रहा भारत में? 19 महीने तक। 19 महीने तक रहा। ठीक है, और जब ये वापस जाता है तो ये पहुंचता है, इरेज कर दो इसको, ये वापस पहुंचता है बेबीलोन। बेबीलोन, ठीक है। और बेबीलोन में जब ये पहुंचता है स्टूडेंट्स, तो वो टाइम होता है 323 बीसी। कौन सा टाइम होता है स्टूडेंट? वो 323 बीसी। ये बेबीलोन कहां पड़ता है? ये पड़ता है इराक में। बेबीलोन कहां पड़ता है स्टूडेंट्स? इराक में पड़ता है। और इराक में पहुंचता है 323 बीसी में। ठीक है, यानी बेबीलोन में पहुंचता है 323 बीसी में। वहीं पर इसको मल्ली या मलाया, ठीक है, मल्ली या मलाया जाति का जहरीला तीर
तीर लगता है। जहरीला क्या लगता है इसको? तीर लगता है। क्लियर है पॉइंट? और तीर लगने से इसके पूरे शरीर में क्या होती है? पीड़ा होती है। कुछ टाइमों बाद देखिए ये बताया गया है कि इसको हो जाता है मलेरिया। इसको क्या हो जाता है? मलेरिया। आज हम कहते हैं ना मलेरिया हो गया, तो इसको ऐसे लक्षण होते हैं। तो कई बार एक क्वेश्चन में हमने देखा हुआ है कि पूछते हैं सिकंदर की मृत्यु किस बीमारी से हुई, कि भाई मलेरिया से, लेकिन रियलिटी क्या है? उसको लगा था तीर। मलाया जाती है, मल्ली जाती ने क्या मारा था? तीर मारा था, जहरीला तीर। हृदय पे घात हुआ तो धीरे धीरे क्या हो गया? जहर फैला। कई वैद्यों ने इसका इलाज किया, तो कई समय ये बेबीलोन में रुकता है। कुछ समय कहाँ रुकता है? ये बेबीलोन में रुकता है। और फाइनली जब उसको पता चलता है कि वो नहीं बचेगा, तो वो बुलाता है अपने स्थल सेनापति, क्या नाम था उनका? सेल्यूकस निकेटर को। इसको बुलाता है सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को बुलाता है और कहता है अच्छा भाई सेल्यूकस, मैं तो चला भगवान के पास। मैं कहाँ चला? परमात्मा के पास। पर मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे इस सपने को आप पूरा करोगे। तो ये जेंटलमैन प्रॉमिस कौन करता है? सेल्यूकस निकेटर करता है कि अगर आपको कुछ होता है तो मैं वापस यूनान जाऊंगा, एक सेना इकट्ठी करूंगा और आपसे भी बड़ी सेना लेकर पुनः भारत पर अटैक करूंगा। तो ऐसा प्रॉमिस करते ही सिकंदर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो सिकंदर की डेथ कब हुई? 323 बीसी में। कहां पर हुई? बेबीलोन। बेबीलोन कहां पड़ता है? इराक में पड़ता है। और सेल्यूकस जाता है कहां पर? यूनान में। कहां जाता है? यूनान में। और वहां पर पुनः एक सेना को इकट्ठा कर भारत पर आक्रमण करता है 305 बीसी में। तब उसकी मुलाकात होती है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। और सेल्यूकस भी जीतता नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त के साथ कौन है? चाणक्य। क्लियर है पॉइंट? तो स्टूडेंट आई होप कि सिकंदर का ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, जब प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले हकमनी वंश के राजाओं ने किया था, साइरस ने किया था, और डेरियस प्रथम ने सफल आक्रमण किया था, आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। अगर इस दौरान मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, और जैसा कि मैं पहले हमेशा की तरह वही बात आपको बता रहा हूँ, जैसा अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि वाइंग लाइव लर्निंग में सभी टेस्टों की तैयारी कराई जाती है। यूपीएससी जैसे बड़े टेस्टों की तैयारी भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कराई जाती है। अनुभवी टीचर्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, अच्छे फैकल्टीज यहाँ पर मौजूद हैं जो अच्छी अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।